केरला का नाम आते ही भारत के सबसे अधिक साक्षर राज्य की बात आती है सामने। जनता की चाहत है कि उसे फिल्म देखना है तो देखे और नहीं देखने का मन है तो ना देखे। तो पहला एस्पेक्ट कि मैं यहाँ ये नहीं बताने आया हूँ कि आप फिल्म देखें या ना देखें, आपकी रुचि है आप जरूर देखें, आप नहीं देखना चाहते आप ना देखें। वहाँ एसटीएफ ने भी कुछ ऐसा डेटा पेश किया कि हाँ कन्वर्जन के केसेस देखे गए कि केरल से कुछ ग्रुप अफगानिस्तान के रास्ते गया और संभवतः वह आईएसआईएस नामक आतंकी संगठन में संलिप्त हो गया। कि हिटलर कहा करता था कि झूठ को इतना तेजी से बोलो कि वो सच से बड़ा दिखे। और बाद में उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गायबॉल्स ने तो यहां तक कहा कि सर आपकी बात सही है लेकिन रिपीटिशन वर्ड भी जरूरी है। नमस्कार, बात आज फिल्म द केरला स्टोरी की। वैसे तो जैसे ही केरल का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक ऐसे राज्य के फैक्ट सामने आने लगते हैं जो सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता हो। चाहे आईएमआर की बात हो, एमएमआर की बात हो, लिटरेसी रेट की बात हो, केरला का नाम आते ही भारत के सबसे अधिक साक्षर राज्य की बात आती है सामने। लेकिन पिछले कुछ समय में इसकी चर्चाएं भेज सेट को लेकर भी हुई और इसी पर एक फिल्म बनती है द केरल स्टोरी। और इसके बाद आज अगर भारत में सबसे चर्चित मुद्दे की बात की जाए तो वो इस फिल्म के विषय को लेकर है। और ऑब्वियसली इसीलिए मैं आपसे इस पर अपना व्यू रखने आया हूं। जब हम द केरला स्टोरी फिल्म की बात करते हैं तो सबसे पहले तो एक फिल्म है और फिल्म को फिल्म की तरह ही देखना चाहिए। अगर वो सीबीएफसी से पास हो गई है, सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है, और अगर जनता की चाहत है कि उसे फिल्म देखना है तो देखे और नहीं देखने का मन है तो ना देखे। तो पहला एस्पेक्ट कि मैं यहाँ ये नहीं बताने आया हूँ कि आप फिल्म देखें या ना देखें, आपकी रुचि है आप जरूर देखें, आप नहीं देखना चाहते आप ना देखें। आप तो वैसे भी भारत जैसे लोकतंत्र में रहते हैं। लेकिन फिर भी, और इस बात को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यहां मैं आपको फिल्म की स्टोरी सुनाने नहीं आया। आज हमारे आपकी चर्चा का विषय है इस फिल्म के विषय को लेकर और आखिर इसके क्रिटिकल एनालिसिस क्या है। अगर हम इसमें दो अलग अलग डायमेंशन में इसको बांटें तो सबसे पहले जो एस्पेक्ट है जो फिल्म डायरेक्टर और फिल्म के जुड़े लोगों ने कहा कि यह एक ट्रुथ इंस्पायर्ड फिल्म है। तो अगर ये ट्रुथ इंस्पायर्ड है तो आखिर इसके पीछे उनके फैक्ट क्या है, उनके आंकड़े क्या कहते हैं, या किस आधार पर वो कहते हैं कि ये ट्रुथ इंस्पायर्ड है। दूसरा पक्ष है जो इसे प्रोपेगेंडा मानता है। वो कहता है कि नहीं भाई, ये तो केरल के राज्य के जो एक इमेज है उसको मलाइन करने वाला है, ये जानबूझकर एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा भी है, ये भी कहा जा रहा है। इन दोनों आयामों को अगर लेकर देखें तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि ये ट्रुथ इंस्पायर्ड है तो ये आखिर ये बात कैसे आई और इस पर फिल्म कैसे बन गई, और क्या इस बात को एकदम नकारा जा सकता है कि ये ट्रुथ या फैक्ट बेस्ड नहीं है। तो सबसे पहली चर्चा इस फिल्म के बारे में जो फैक्ट मिलते हैं, जो डेटा मिलता है, वो ये कि कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित जब मुख्यमंत्री थे वीएस अच्युतानंदन, तो उन्होंने एक बात कही कि 2006 से 12 के बीच बड़ी तेजी से कन्वर्जन हो रहा है। और इस बात को लेकर बाद में जो कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री बने ओमन चांडी साहब, उन्होंने तो साफ कहा कि 2006 से 12 के बीच 2667 कन्वर्जन पाए गए। ये आंकड़ा टेबल्ड है, ऑफिशियल तरीके से कहा गया है। 2009 में अच्युतानंदन सर ने कहा और 2012 के आसपास ओमन चांडी ने कहा। अगर मुख्यमंत्री और वो भी उस दल से संबंधित नेतृत्व अगर ऐसी बात बोल रहा है जो सेक्युलरिज्म को लेकर ज्यादा अपने आप को आप कहें कि ज्यादा अपने आप को कहता है कि हम उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और इन मुद्दों पे बड़ा
सील दिखाने का प्रयास करता है। यह किसी आरएसएस या दक्षिणपंथी नेतृत्व का नहीं कहना है। उसके बाद कुछ और बात आती है, वहां एसटीएफ ने भी कुछ ऐसा डेटा पेश किया कि हां कन्वर्जन के केसेस देखे गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब 9 दिसंबर 2009 को केरल हाईकोर्ट में शाहीन शाह बनाम केरल स्टेट का जब यह मुकदमा चला, तो उसका जाकर जो हमारे पास उसका वर्डिक्ट है, उस केरल हाईकोर्ट के इस निर्णय पर पैरा नंबर 16 में साफ लिखा हुआ है कि केरल राज्य के जिले में चारों तरफ से प्रत्येक जिले में लगभग कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखी जा रही हैं जो कन्वर्जन से रिलेटेड है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो जब ऐसी बातें हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो दस्तावेज है या इसके पीछे की जो इस फिल्म की जो प्लॉटिंग है, उसको ट्रुथ से रिलेटेड, फैक्ट से रिलेटेड कुछ डेटा मिलने लगे। साथ ही साथ एक चर्चा तब और ये काफी ज्यादा हमारे लिए संवेदनशील विषय बन गया जब ये पता चला कि केरल से कुछ ग्रुप अफगानिस्तान के रास्ते गया और संभवतः वह आईएसआईएस नामक आतंकी संगठन में संलिप्त हो गया। वो आईएसआईएस जो शायद अब तक दुनिया का सबसे क्रूर और अनह्यूमन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यह बात देखी गई कि 4 नर्सें हमारे केरल से निकलकर इस ग्रुप के साथ गई और उसी में एक लड़की जो बाद में अफगानिस्तान की जेल में बंद है, उसने यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड किया और भारत सरकार से गुहार की कि हमें भारत लाया जाए, यद्यपि भारत ने मना कर दिया। तो यह बात तो साफ दिखने लगी कि कुछ लोगों का जुड़ाव जरूर यहां से केरल से जाकर और आईएसआईएस से हुआ। तो यह आधार बना, ये बातें कही गई और इस आधार पर इस फिल्म की प्लॉटिंग है। दूसरा एस्पेक्ट, जो दूसरा पक्ष है, वो कहता है नहीं यार ये तो प्रोपेगेंडा है, जिस तरह से दिखाया गया वो रियल पिक्चर नहीं है। और इसका पहला तर्क है, जब फिल्म बन रही थी और ट्रेलर लॉन्च हुआ तो कहा गया 32,000 से अधिक लोग इस कन्वर्जन और आतंकी संगठन से जुड़े। अब जब ये 32,000 का आंकड़ा आया, सब चौंके, पूरे भारत में चर्चा शुरू हो गई। लेकिन यह बात मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा कि यह आंकड़ा पूरी तरफ से प्रूवन नहीं है, सिद्ध नहीं है। और इसीलिए जब इस आंकड़े पे बात की गई तो अगर हम अपने भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट को देखें तो बड़ा साफ है कि एनआईए ने भी कहा है 2016-17 में कि लगभग 166 लोग 166 लोग ऐसे मिले हैं जो भारत से, और केवल केरल से नहीं, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु और भी अन्य राज्यों से जिनकी संलिप्तता पाई गई, जो भारत से निकलकर आईएसआईएस में जुड़े। तो पहले तो एनआईए का आंकड़ा 166 का है और केवल केरल से नहीं है, बाकी राज्यों से भी है। लेकिन यह भी सत्य है कि 166 में से सबसे ज्यादा लोग केरल से थे। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को देखें, रिपोर्ट को देखें, तो वो भी बड़ा साफ कहता है कि 80 देशों से लगभग 40,000 लोग बाहर आए और आईएसआईएस में शामिल हुए। तो 80 देशों से, जिसमें यूरोप जो अपने आप को बड़ा लिबरल और डेमोक्रेटिक बताता है, वहां से भी लोग बाहर आए और उन्होंने आईएसआईएस की इस आतंकी संगठन में अपनी संलिप्तता दर्ज की। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है 40,000 का, लेकिन पूरे वर्ल्ड का है, 80 देशों से है और भारत पर कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि भारत से बहुत ज्यादा लोग निकले हों। तो पहला प्रश्न तो ये हटा दिया गया और इसीलिए फिल्म निर्देशक ने भी बाद में अपने आप को रिकरेक्ट करते हुए अब कहा कि यह 3 लड़कियों की स्टोरी पर आधारित है जो उन्होंने जिनसे बात की, और खासकर एक लड़की जिसका वीडियो अपलोडेड है, उसके परिवार के कुछ लोग भी सामने आए और इस आधार पे उन्होंने अपने आप को रिकरेक्ट करने की कोशिश की। अब इसी पक्ष में कुछ और एनालिटिकल या एनालिस्ट जो है वो कहते हैं कि इस देश में अब एक नई चीज चली है कि झूठ बेचा जा रहा है। वैसे भी आप जानते होंगे कि 2014 के बाद
वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक नया शब्द उभरा, एरा पोस्ट ट्रुथ। पोस्ट ट्रुथ मतलब सत्य के बाद, और ये बताने का प्रयास करता है कि अब फैक्ट की, ट्रुथ की, इंफॉर्मेशन की, सत्यता की जांच नहीं होती, बल्कि सेंटिमेंट्स और भावनाओं पर निर्णय लिया जाता है। और इसी आधार पर कुछ विशेषज्ञ तो यहां तक कहते हैं कि हिटलर जैसी चीजें हो रही हैं। एक पक्ष है, इसे भी सुनना चाहिए, कि हिटलर कहा करता था कि झूठ को इतना तेजी से बोलो कि वो सच से बड़ा दिखे। और बाद में उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गायबॉल्स ने तो यहां तक कहा कि सर आपकी बात सही है, लेकिन रिपीटिशन वर्ड भी जरूरी है। मतलब झूठ को केवल एक बार तेजी से मत बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, और जब बार बार बोलोगे तो वो सत्य से बड़ा खड़ा होगा। तो कुछ लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि केरला स्टोरी, इससे पहले द कश्मीर फाइल्स या कुछ ऐसी फिल्में आ रही हैं, तो खासकर जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो इस पॉलिटिकल करेक्टनेस के कुछ लोग हैं, वो चाहते हैं इस बात को बताना कि ये फासिज्म का रवैया है और ये झूठ फैलाया जा रहा है। एक आक्षेप है, ये एक पक्ष है, इसे भी देखना चाहिए। और ऑब्वियसली जिस तरह शशि थरूर साहब ने कहा कि ये मेरा केरल नहीं है, ये आपका केरल होगा, तो उन्होंने भी झुटलाने की कोशिश की, बोले कि ये ऐसी बात नहीं है। अब ये दो आधार हैं, एक तरफ कहा जा रहा है ये पूरा फैक्ट बेस है, और दूसरी तरफ आंकड़े को लेकर जब गलतियां हुई तो बोला गया है पूरा प्रोपेगेंडा है। लेकिन इन सब में जो तीसरी बात है, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, हम दो मुद्दों पर बात करेंगे कश्मीर फाइल को लेकर। ये तो रहा पूरा विषय जो विमर्श चल रहा है, डिस्कोर्स चल रहा है। हम दो मुद्दों पे जो बात करेंगे वो है कन्वर्जन, लव जिहाद, और दूसरा ISIS। सबसे पहले अगर बात करें कन्वर्जन और लव जिहाद की, तो मलपुरम और कोझिकोड केरल के जो दो क्षेत्र हैं, वहां पर मान्यता प्राप्त कन्वर्जन सेंटर, और मान्यता प्राप्त कन्वर्जन सेंटर में जो ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि 2011 से 15 के बीच लगभग 6000 कन्वर्जन हुए। और जब इस डेटा को देखा गया तो सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उसमें हिंदू के साथ साथ ईसाई धर्म के लोगों को भी कन्वर्ट कराया गया। और जब मलपुरम और कोझिकोड के मान्यता प्राप्त सेंटर में इतनी रिपोर्ट है कि कन्वर्जन हुआ, तो सोचिए कि जो अमान्य है या इलीगल तरीके से कन्वर्जन होते हैं, तो यह आंकड़ा कम से कम इससे अधिक तो होगा ही होगा। इसलिए कन्वर्जन हो रहा है, इस बात को तो ऑफिशियल तरीके से स्वीकारा गया। अब जब रीचेक किया गया आंकड़ों को, तो उसमें आंकड़ा लगभग 7000 पाया गया, और 7000 में लगभग 1000 ईसाई धर्म के लोगों ने कन्वर्ट किया और लगभग 6000 के आसपास हिंदू धर्म के। लेकिन जो आश्चर्यजनक बात थी, उस कन्वर्जन में 74% जो कन्वर्जन हुआ वो 35% से कम लड़कियों का हुआ। अगर 35 ईयर की एज से कम लड़कियों का कन्वर्जन हो रहा है, जो आंकड़ा बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कहीं जो बातें ये रिपोर्ट में आती हैं, या कहीं जो केरल हाई कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसा है जो लगता है कि कॉन्स्पायर्ड है, तो इस बात को तो देखना होगा। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, तो कुछ कुछ फिशी है। और अगर कन्वर्जन है तो भारत का संविधान कहता है, हमारे संविधानविद हैं, उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा है कि सबको अपने धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता है। अगर आप अपने मन से चाहते हैं कि कन्वर्जन करें तो आप स्वतंत्र हैं, यह आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। लेकिन अगर ये फोर्सफुली कराया जा रहा है, अगर ये प्रलोभन में कराया जा रहा है, अगर आपको विवश किया जा रहा है कि आप कन्वर्जन करें, तो ये गलत है, इलीगल है, गैर कानूनी है। तो पक्ष ये आता है कन्वर्जन हो रहा है, ये बात स्थापित है। अगर ये कन्वर्जन लीगली हो रहा है, मन से कोई स्वीकार रहा है दूसरे धर्म को, तो हु आर यू, आप क्या करेंगे? कहा जाता है ना, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है कि अगर कन्वर्जन स्वैच्छिक है तो उसे पूरा हक है। लेकिन अगर कन्वर्जन के पीछे कोई साजिश है,
तो ये हाई अलार्मिंग है, इसे जरूर देखा जाना चाहिए और रोका जाना चाहिए, क्योंकि बात केवल केरल की नहीं है। कुछ न्यूज़ कभी उत्तराखंड से आती है, कभी उत्तर प्रदेश से आती है, कभी तमिलनाडु से आती है, कभी बंगाल से आती है। इस सबको हमें चेक करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है। हम भारतीयों की पहचान यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और अगर वहां कोई चोट कर रहा है तो उसे हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये कन्वर्जन का इशू है। दूसरी तरफ अगर हम बात आए, जो IS से जुड़ता है, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, एक ऐसा आतंकी संगठन जिसे सब ने ही क्रिटिसाइज किया, और ये एक ऐसा आतंकी संगठन है जिसने पैसे के बल पर और अपने नेक्सस के बल पर पूरे विश्व में रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दिया है। जी हां, रेडिकलाइजेशन, कट्टरता लोगों के मन में भरना, और इस रेडिकलाइजेशन के द्वारा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। और उस ब्रेन वॉश में यह बात कही जाती है, आपने अगर ये फिल्म देखी हो, मैंने ये फिल्म देखी, तो बड़ा एक डायलॉग है जिसमें जब एक्ट्रेस कहती है कि ये रास्ता गलत है, ये मैं कम से कम अपने फैमिली मेंबर से बात कर लूं, तो एक एक्टर के माउथ से ये कहलाया गया है कि जिहाद की राह में पहला जो कदम है वो अपनों की कुर्बानी देना होता है। अगर आप पाक रास्ते पे चल रहे हैं तो ये मत देखिए कि किसकी बलि दी जा रही है। ये रेडिकलाइजेशन प्रोसेस है जो बड़े ही सुनियोजित तरीके से, जो दिमाग में लोगों के है, निकाल कर और केवल ये भर दिया जाता है कि आप अपना शरीर मत देखो, आप एक तरह से अपना त्याग कर दो, प्राण त्याग। अगर आपकी हत्या हो जाती है, आत्महत्या भी करनी पड़ती है तो करो, लेकिन जिहाद के रास्ते पे चलो। और ये अगर बात है, और ये केवल आपके देश में नहीं हो रहा है, ये केवल भारत की बात नहीं है, और इसीलिए द केरला स्टोरी क्यों होनी चाहिए, उसका एक पक्ष है। अगर हम इसे हिंदू इस्लाम को हटाकर और आतंकी संगठन की तरफ देखें तो ये फिल्म जरूर आनी चाहिए, जरूर देखी जानी चाहिए। जब ऐसी बातें रेडिकलाइजेशन की हो रही हैं, और जैसा मैंने कहा केवल आपके देश में नहीं हो रही है। आपको याद होगा अभी ब्रिटेन में वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब को सामने आना पड़ा, और उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग है, उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के नवयुवक मिले जो लड़कियों को भरमाकर और उनके साथ ऐसा कृत्य करके उन्हें जबरदस्ती कन्वर्जन की ओर ला रहे हैं। तो और केवल ब्रिटेन ही नहीं, जर्मनी में, फ्रांस में, ये सभी जगह पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अमेरिका में भी वो आपको एक सोशल मीडिया में एक लड़की बड़ी चर्चित रही, जो उसने ट्रक चढ़ा दिया लोगों पर और कहा कि अगर आप लोगों ने इस्लाम की बातों को नहीं माना तो हम हर हॉलिडे पर ऐसा कृत्य करेंगे। और बाद में जब वो गिरफ्तार हुई कुछ दिनों बाद, जब उसे थोड़ा उसका ब्रेन वॉश समाप्त हुआ, तो उसने एक किताब लिखी है द रिटर्न आफ्टर आइसिस, और उस किताब में ये लिखा, उसने बोला कि मैं उस बातों को भूल जाना चाहती हूं। तो कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है उसका ये बड़ा जीता जागता सबूत है। ये भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। और याजदी मूल की नादिरा, उसकी चर्चा सबने ही सुनी होगी, एक किताब है द लास्ट गर्ल, उसमें ये बात आई है कैसे ये संगठन लड़कियों का यौन शोषण करते हैं, उन्हें सेक्स स्लैब बनाते हैं, और इतना अमानवीय व्यवहार होता है कि कोई किसी भी तरीके से ऐसे संगठन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो जब ये बात दिखाई जा रही है, ये अवेयरनेस दिखाई जा रही है, तो इस पक्ष से ऐसी फिल्में जरूर आनी चाहिए। अगर हम केरल हाईकोर्ट की कुछ बातों को लें, जब फिल्म पर सेंसर लगाने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए याचिका दायर की गई, तो केरल हाईकोर्ट के 3 तर्क बड़े शानदार आए। नंबर 1 कि भाई ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विषय है, फिल्में हर लेवल की बनी है और ये भी आती है, और जब CBFC और सेंसर बोर्ड ने इसे पारित कर दिया है तो इसे आपको प्रदर्शित करने से नहीं रोका जाना चाहिए। दूसरा तर्क उन्होंने दिया
जब कहा गया कि ये किसी खास धर्म के खिलाफ है, तो एक बड़ा तर्क दिया हाईकोर्ट ने, बड़ा लॉजिकल, कहा कि बहुत सी ऐसी फिल्में आई हैं जिसमें हिंदू पुरोहितों को विलेन दिखाया गया है, गलत कृत्य करते दिखाया गया है, तो क्या पूरा हिंदू समाज गलत हो गया? तो सबसे अच्छा तीसरा तर्क लाता है याचिकाकर्ता, और वो ये कहता है कि एक बात बताइए, लव जिहाद जैसी चीज तो भारत में है ही नहीं। जो चीज नहीं है वो आ रही है, इसका मतलब गलत है, उसे तो रोकिए इस आधार पर। तो आजकल तो हाईकोर्ट पूरे रेवोल्यूशन मूड में है, गजब तर्कों के साथ निर्णय दे रहा है। और तो केरल हाईकोर्ट ने इस पर भी कहा कि होता तो वैम्पायर भी नहीं है, भूत भी नहीं है, चुड़ैल भी नहीं है, ड्रैगन भी नहीं है, पर इस पे भी फिल्में बन रही, तो कल्पना समझ के ही फिल्म देखे। तो इन तीन लॉजिक के साथ उसने प्रतिबंध करने से मना कर दिया। इन स्पाइट ऑफ दैट, वेस्ट बंगाल में इस फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध से मना कर दिया, सेंसर बोर्ड ने इसे ए सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद वेस्ट बंगाल का प्रतिबंध हो सकता है अब इसके निर्माता निर्देशक वेस्ट बंगाल सरकार के निर्णय के खिलाफ कोर्ट चले जाएं, ये भी हो सकता है आने वाले दिन में, क्योंकि ये उनका हक है। लेकिन ये एक शब्द आता है पॉलिटिकल करेक्टनेस का। सभी पार्टियों की अपनी आइडियोलॉजी है, वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो सकते हैं, और इसलिए प्रतिबंध को लेकर मैं भी बड़ा स्पष्ट हूं और केरल हाईकोर्ट के इस निर्णय का समर्थन करता हूं कि एक फिल्म है, एक अल्टरनेटिव थॉट है, इसको देखना चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विषय है, और अगर आपको नहीं देखना है तो फिलहाल मत जाइए, लेकिन इसे रिलीज होने से नहीं रोका जा सकता। जो टोटैलिटी में जो विमर्श है इस फिल्म का, अगर यह फिल्म किसी धर्म के खिलाफ अगर मानी जा रही है और अगर बनाई गई है, तो मैं भी उनमें से हूं कि सबसे पहले इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि भारत सामाजिक सांस्कृतिक कंपोजिट कल्चर का देश है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी पहचान है। हम सब लोग मिलजुल कर जब आगे बढ़े तो भारत बना, और यही भारतित्व है। इसलिए अगर यह दिखाया जा रहा है कि एक धर्म में सारे लोग ही गड़बड़ हैं, वो धर्म कट्टरता का पर्याय है, तो इसे आज ही रोका जाना चाहिए। और मैं सबसे पहले इस बात पर कहूंगा कि नहीं, यह गलत हो रहा है। लेकिन अगर पूरी फिल्म के विषय को देखा जाए तो इसमें यह बात लास्टली जो है वो आतंकवाद की तरफ जाती है, और दूसरा विजय जो कन्वर्जन पर जाता है, और कन्वर्जन के साथ साथ लव जिहाद की बात आती है। तो अगर मैं आंकड़ों को पहले वो कर लूं कि 32,000 या कोई भी पूरे देश की बात करे तो मैं इसे नहीं मानता, लेकिन अगर एक दो लोग भी हैं, अगर कहीं पर भी ऐसा तथ्य दिख रहा है, तो क्यों ना इस विषय को लाया जाए, क्यों ना इसकी जांच की जाए, क्योंकि अभी कम है, लेकिन आने वाले समय में अगर इसको जनरलाइज किया जाता है, अगर इसे एक्सपैंड किया जाता है, अगर इसे एक प्रोसेस बना दिया जाता है, तो ये पूरे भारत की एकता के लिए गड़बड़ होगा, गलत होगा। इसलिए हम एक तरफ स्पष्ट आतंकी किसी भी रूप को हम खंडित करते हैं और क्लियर कहते हैं हमेशा की तरह, और सब जिस तरह कहते हैं कि आतंक को धर्म से जोड़कर मत देखिए, और कोई भी हो अगर आतंकी गतिविधि है तो उसे क्रिटिसाइज कीजिए। दूसरी तरफ मुद्दा अगर कन्वर्जन का है, लव जिहाद का है, ठीक है, हम नहीं मानते कि पूरे भारत में ऐसी बात है और एक ही धर्म ऐसा कर रहा है। और पहले क्लियर कर लीजिए कि ये केवल किसी आरएसएस, किसी दक्षिणपंथी, किसी अन्य विचारधारा, भाजपा और क्या क्या इनसे नहीं लेना देना है, क्योंकि सीरो चर्च के बिशप ने भी यह बात कही। उन्होंने साफ कहा कि ईसाई लड़कियां गायब हो रही हैं, उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसीलिए अगर यह विषय है तो इस विषय की संवेदना को समझते हुए, इस विषय की इंपैक्ट को जो फ्यूचर में होगा उसको देखते हुए इस विषय पे फिल्म बननी चाहिए थी। फिल्म सामने आई, और अब अगर ये बात है और समाज अगर अवेयर हो रहा है, अगर ये किसी भी तरह की अवेयरनेस ला सकती है, तो ये बेटर है। अगर इस फिल्म का एक मैं डायलॉग बोलूं तो उसमें एक स्कॉलर, काफी स्कॉलरली व्यक्ति हैं जो अपनी बेटी को हमेशा प्रोग्रेसिवनेस की बात सिखाते हैं, और जब उसी लड़की के साथ ऐसा होता है, उनकी लड़की के साथ ऐसा होता है, तो लास्ट में वो डायलॉग पूछती है
कि पापा आपने मुझे सब कुछ बताया, विदेश में क्या रहा है, हो रहा है, प्रोग्रेसिवनेस क्या है, अमेरिका क्या है, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि मेरी संस्कृति क्या है, मेरा धर्म क्या है। इसलिए अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी पहचान, अगर इसकी सही बातों को जानेंगे तो हमें कोई जल्दी से ब्रेन वॉश पे नहीं कराया जा सकता। इसलिए जरूरी है इस फिल्म का विषय, इस फिल्म का एक सेंस ये भी है कि अगर आपने अपनी चीजों को, अपनी मूल बातों को नहीं जाना, अपने धर्म, अपनी संस्कृति की पॉजिटिव बातों को अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं दिया तो खोखली साबित होगी, उसे कोई भी ब्रेन वॉश कर सकता है। इसलिए ये बात आनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं फिर उसी बात से एंड कर रहा हूं, किसी भी तरह से ये मुद्दा धार्मिक विषय पर ना देखें। अगर कोई विषय थोड़ा सेंसिटिव जहां दिखता है, कन्वर्जन को लेकर, कन्वर्जन स्वैच्छिक है, कोई नहीं रोक सकता, सरकार आपके साथ है और कम से कम समाज के बहुत बड़े लोग आपके साथ हैं, यह आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन अगर उसके पीछे कोई साजिश है, अगर ये कन्वर्जन फोर्सफुली कराया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा सेक्युलरिज्म का फैब्रिक है, जो हमारी पूरी सोच है, जो वास्तव में आइडिया ऑफ इंडिया है, वो फिर क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा। इसलिए इसको रोका जाना चाहिए और ये रोकेगी सरकार, ये रोकेगी एजेंसी, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा विषय है समाज में अवेयरनेस। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें आगे आना होगा, समाज के लोगों को आना होगा। और इसीलिए कहा भी जाता है फिल्म समाज का दर्पण है। अगर दर्पण है, ठीक है, पार्शियल रूप से ही सही इस फिल्म ने कुछ दिखाया है, उसकी जो बुराइयां है उसको क्रिटिसाइज कीजिए, कुछ गलतियां हैं जो बात सेंसर बोर्ड ने भी की, बाद में निर्देशक साहब ने भी आंकड़ों को हटा दिया, लेकिन जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको देखते हुए हमें इस फिल्म से सीख लेनी चाहिए। और आजकल ऐसे विषयों पर जब फिल्म आ रही है, जब ऐसे विषयों पर फिल्म आ रही है जो पहले नहीं होता था, तो हम इस विषय में ये जरूर देखें कि इस विषय से सकारात्मक संदेश क्या जा रहा है। अगर ये हेट फैला रहा है, अगर ये जानबूझकर फॉल्स स्टोरी है, रोका जाए। लेकिन अगर इसके पीछे कोई भी बेस ट्रुथ फैक्ट है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कुछ आंकड़े ऐसे कहते हैं, तो इसे माना जाना चाहिए, ऐसी फिल्मों को आना चाहिए। मैं एक बात बता दूं कि पूरी दुनिया में ISIS में जितने लोग शामिल हुए, एक गर्व की बात, भारत में पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ही कम लोग गए। ISIS जैसे संगठनों को नकारा है। मैंने आपको NIA का आंकड़ा दिया 166। आप सोचिए, दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन की अगर बात करें तो इंडोनेशिया के बाद वो भारत में रहती है। इतने सारे रेडिकलाइजेशन की कोशिश के बावजूद, कट्टरता, पैसा, ये सब के बावजूद अगर 166 का आंकड़ा आता है, तो मतलब ये है कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो भी जानते हैं कि हमें किसके साथ रखना है और भारत का मतलब क्या है। एक ऑपरेशन पिजन चलाया था हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। जो ये बाहरी तत्व और जो हमारा पड़ोसी देश है, जो केवल इस ताक में रहता है कि कैसे भारत की एकता को तोड़ा जाए, पाकिस्तान, ऑब्वियसली, जब ऑपरेशन पिजन चलाया गया तो देखा गया कई राज्यों में कोशिश हो रही थी युवाओं को बरगलाने की, लेकिन बड़ी ही इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। लेकिन IB राज जैसी एजेंसियों ने दूसरे धर्म के युवाओं को यह बताने का बहुत बेहतरीन प्रयास किया कि भारत उनका अपना है और ये रेडिकलाइजेशन उनके लिए, उनके देश के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके समाज के लिए गलत होगा। और सही में इसका बड़ा पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। तो हमारे लोग उधर बहुत शामिल नहीं हुए। दूसरा, हमारी गंगा जमुनी तहजीब, हमारी कंपोजिट कल्चर, इन सब ने वो बनाए रखा। और साथ ही साथ कुछ संगठन, मुस्लिम संगठन भी सामने आए, देवबंद स्कूल भी उसमें आया, उसने फतवा जारी किया कि अगर ISIS जैसे संगठनों से किसी का जुड़ाव होता है तो वो सही इस्लाम को नहीं जानता। तो सबसे लिबरल जो एक थॉट है इस्लाम का, परंपरा का, वो भारत में है। इसलिए भी ISIS से जुड़ाव बहुत ज्यादा संख्या में नहीं हुआ। इन सब को लेकर निष्कर्षता मैं कहना चाहता हूं कि इस फिल्म को आप एक फिल्म की तरह देखें। अगर
किसी ने एक आइडिया लिया और उस पर इतना प्रेजेंटेशन, इतनी अच्छी प्रस्तुति से चीजों को लाया है। आंकड़ों में कुछ गलती हो सकती है, कुछ पक्ष ऐसे हो सकते हैं जो लगे कि शायद जरूरत से ज्यादा उभारा गया है, लेकिन एक आइडिया है और अगर कुछ गलत हो रहा है उसके बारे में अगर समाज को ये संदेश दे रहा है तो ये राइट टाइम है जब हम इससे शिक्षा लेकर अवेयर हो और उस आइडिया ऑफ इंडिया को बचाए रख सकें। जय हिंद। और अंततः मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर एक भी लड़की के साथ ऐसा हुआ जिसे ब्रेन वॉश करके कन्वर्जन कराया गया और लास्टली अगर किसी भी हद तक वो जाकर ISIS से जुड़ी, अगर इस विषय की संवेदनशीलता को देखा जाए तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए और ये फिल्म ऐसी बननी चाहिए और इस विषय को लेकर हमें और अवेयर होना चाहिए। थैंक यू।